हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो हम डिस्कस कर रहे थे 8th क्लास का एनसीईआरटी और उसका चैप्टर 2 कि कैसे अंग्रेज जो है वो यहाँ आए थे बिजनेस के पर्पज से और कैसे बिजनेस के पर्पज से आए और उन्होंने यहाँ पूरे पर कब्जा कर लिया और वो पूरे साम्राज्य के मालिक बन गए। ये कैसे प्रोसेस हुआ इसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो अभी तक में हमने क्या पढ़ा उसको शॉर्ट में एक बार पढ़ लेते हैं ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। तो हमने पढ़ा कि अंग्रेज जो है एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की कंपनी थी उसने वहां की महारानी से ये ऑर्डर लिया कि आप मुझे ऑर्डर दीजिए कि मैं पूरब में जाके व्यापार करूं और ये सिर्फ मैं करूं, किसी और कंपनी को ये ऑर्डर ना मिले। तो उसने वहां की महारानी से ये ऑर्डर लिया कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरब से व्यापार करे। और इससे पहले कि इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आए उसके पहले यहाँ कौन आ गए? पुर्तगाली। और यहाँ आने का रास्ता क्या है? ये है हमारा समुद्री मार्ग यहाँ से। ठीक है, ये इधर से डायरेक्ट आने का रास्ता नहीं था, ये समुद्री मार्ग से होकर यहाँ से आए थे। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले समुद्री मार्ग से होकर के यहाँ पे पहले पुर्तगाली आ गए। ठीक है, वास्को डी गामा आ गया यहाँ पे गोवा में। तो सबसे पहले क्या हुआ, पुर्तगाली आ गया गोवा में, फिर डच आ गए और फिर जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बिजनेस के पर्पज से आए। अंग्रेजों औरंगजेब से अपने टैक्स को माफ करवा लिया, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, मुगल सल्तनत जो था वो कमजोर हो गया, तो जो लोकल नवाब थे, लोकल राजा थे, वो दिल्ली को फिर अपना राजा मानने से उन्होंने इनकार कर दिया कि वो लोग सोचने लगे कि अब जब हम इतने शक्तिशाली हैं तो हम दिल्ली के अधीनस्थ क्यों रहेंगे। तो बंगाल का जो नवाब था वो उसने कहा कि नहीं, अब हम आपको टैक्स देना पड़ेगा, हम आपका टैक्स माफ नहीं करेंगे। और इस तरह से बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच में जो है शुरू हुआ लड़ाई, मनमुटाव, झगड़ा, प्लासी का युद्ध हुआ। और उसके बाद अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। और इसको डिटेल में समझने के लिए आप पहले का वीडियो देखिए, इसके पहले के 3 वीडियो हैं वो आप देखिए, फिर आप इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे की कहानी देखेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था, अब आगे देखते हैं। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेह और अविश्वास से देखते थे। इंग्लैंड के जो लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को संदेह की नजर से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री विलियम पीट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से यह चिट्ठी भेजी थी। रॉबर्ट क्लाइव था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था मालिक, मतलब उसको जो भी कहो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो चला रहा था। वो इंग्लैंड के विदेश मंत्री को एक चिट्ठी लिखा जिसमें उसने कहा, लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है। इंग्लैंड जो था वो कह रहा था कि भाई गए तो थे तुम लोग बिजनेस करने के लिए, लेकिन तुम लोग वहाँ ये लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो वही चिट्ठी लिखा कि कोई बात नहीं है, इतना भी ज्यादा परेशान होने का बात नहीं है, 3 प्रांत पर कब्जा किए हैं, इससे कोई ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि इतने बड़े रियासत पर भी आसानी से कब्जा किया जा सकता है। ये चिट्ठी लिखा रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड के विदेश मंत्री को। विदेश मंत्री कौन था? विलियम पीट। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, सिराजुद्दौला को मार दिया और मीर जाफर नवाब बना, वही जिसने उसे उसके साथ गद्दारी की थी। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। कंपनी अभी भी नहीं चाह रहा था कि अब हम इधर शासन में दिलचस्पी ले, वो अभी भी बिजनेस में ही लगा रहना चाहता था। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था, वो अपने बिजनेस को ही फैलाना चाह रहा था, इधर राजनीति में वो नहीं पड़ना चाह रहा था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी।
अगर उस अंग्रेज को ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना लड़े ही अपना व्यापार वो आराम से फैला लेता, तो वो लड़ता नहीं। उसको व्यापार में दिक्कत होने लगा, नवाब बोलने लगा कि नहीं टैक्स दो, इसलिए उसको फिर मजबूरी में लड़ना पड़ा। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे, आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। धीरे धीरे कंपनी को यह एहसास हो गया कि कठपुतली नवाब, जो कठपुतली नवाब क्या हुआ, मतलब जैसे कि सिराजुद्दौला को मार दिया और उसके जगह पे इसको मीर जाफर को बनाया कि देखो तुमको हम बनाए हैं नवाब, इसलिए हम जो कहेंगे तुमको वही करना है। वही हुआ कठपुतली नवाब। लेकिन उसको फील होने लगा कि बनाए तो हम है, लेकिन ये हमेशा मेरे इशारे पर नहीं चलता है, क्योंकि इसको भी तो जनता को दिखाना है ना कि हम भी कुछ हैं, नवाब है। तो फिर कंपनी क्या करती, तब फिर कंपनी करती क्या, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर जाफर भी कहने लगा कि नहीं भाई तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या क्या, कंपनी मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को बना दिया नवाब। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। अब फिर मीर कासिम भी बोलने लगा कि नहीं भाई टैक्स दो, बनाया मीर जाफर को भी वही ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर जब वो टैक्स मांगने लगा तो उसको हटा के मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम भी बोलने लगा टैक्स दो, तो फिर क्या हुआ, मीर कासिम के साथ अंग्रेजों को लड़ाई लड़नी पड़ी 1764 में। और 1764 में अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को भी हरा दिया और हरा करके उसको बंगाल से बाहर कर दिया। मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। जब देख लिया कि हम लोग कठपुतली नवाब बनाते हैं तो फिर वो भी पैसा मांगने ही लगता है। अब मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम जब परेशान करने लगा फिर मीर कासिम को हराया, मीर कासिम को बंगाल से बाहर किया, वापस मीर जाफर को बनाया, फिर मीर जाफर मांगने लगा। तो 1765 में जो है मीर जाफर मर गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा चाहे किसी को भी बना देते हैं, वो फिर बाद में टैक्स मांगने ही लगता है अपने प्रजा को दिखाने के लिए। तो इससे अच्छा है कि अब हम लोग खुद ही नवाब बन जाएं। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। जब कठपुतली नवाब से परेशान हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं किसी को भी नवाब बनाओ, वो पैसा टैक्स मांगना शुरू ही कर देता है, बिजनेस करने नहीं दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो क्या क्या, खुद ही को ही कंपनी को ही दीवान बना दिया कि अब जो है बंगाल का दीवान कोई आदमी मीर जाफर मीर कासिम कोई नहीं, मीर जाफर तो मर ही गया, अब कंपनी ही जो है वही बंगाल का दीवान होगा। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। अब जब दीवान खुद कंपनी ही दीवान बन गया, मतलब कंपनी ही मालिक बन गया, तो क्या हुआ, बंगाल का जो विशाल राजस्व संसाधन था, मतलब जो सरकारी खजाना था, उस पर तो कंपनी का कंट्रोल हो गया ना। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। तब एक समस्या तो उसका हल हो गया कि चलो अब हम ही यहाँ के मालिक हो गए, अब बंगाल का मालिक कंपनी ही हो गया। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादातर चीजें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। भारत से जो भी चीज वो खरीदता था, जैसे मसाला ले जाता था खरीद के, सूती कपड़ा ले जाता था, तो उसके बदला में क्या करता था, उसको ब्रिटेन से लाया हुआ सोना और चांदी देना पड़ता था। इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी और उसके पास कुछ था नहीं, सोना चांदी ही था, तो सोना चांदी दे करके ही वो सूती कपड़ा लेता था और यहाँ का मसाला भी लेता था और ले जाके फिर यूरोप में बेचता था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन जब अब बंगाल का नवाब जो है वो कंपनी ही बन गया, बंगाल का दीवान जो है वो कंपनी ही बन गया, तो फिर ब्रिटेन से सोना लाके वो सामान क्यों खरीदता, फिर तो वही मालिक हो गया। बंगाल का जो भी सरकारी खजाना था उसका वही मालिक हो गया, तो फिर उसी से वो सामान खरीदने लगा। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। अब उसको इंग्लैंड से
पैसा लाने का जरूरत नहीं रहा। पहले वो इंग्लैंड से पैसा लाता था, सोना चांदी लाता था, यहाँ से सूती कपड़ा खरीदता था, मसाला खरीदता था और यूरोप के बाजार में बेचता था। अब बंगाल का मालिक कंपनी ही हो गया तो उसको इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत रही ही नहीं। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी। अब जब वही मालिक था तो यही के पैसा से वो सूती और रेशमी कपड़ा खरीदने लगा। अपनी फौजों को संभाल सकती थी। अब फौजों के लिए जो उसको खर्चा करना पड़ता था वो भी इंग्लैंड से नहीं लाना पड़ता था। और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। अब वो क्या किया, किला और दफ्तर का निर्माण भी करने लगा। बहुत सारा किला अंग्रेज के समय का बनाया हुआ आप लोग देख सकते हैं बंगाल में। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अब कंपनी के जो अफसर थे वही नवाब बन गए। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा। अब जब कंपनी नवाब बन गया तो कंपनी तो कोई जीता जागता आदमी नहीं है ना। कंपनी नवाब बन गया मतलब उसका जो कर्मचारी था वही अपने आप को समझने लगा कि हम नवाब हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। 1733 में क्या कहा था बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों को? जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दी जाए। ठीक है, पहले कहा था कि भाई हमको फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दीजिए। उन्हें वह जमीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहां मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। जमीन तो मिल गई लेकिन क्या किया, मजबूत किला बना लिया। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। अब एक किला बना और किला के तरफ चारों तरफ क्या किया, गड्ढा बना दिया जो कि कोई अब किला पे हमला नहीं। ये किला उसका है और ये उसके चारों तरफ गड्ढा, ताकि कोई उस पर हमला ना कर सके। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात की। अब किला का जो दीवार है उस पर तोप लगा दिया कि कोई किला में आ नहीं सकता। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों और अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया। अब बहुत सारा सौदागर जो था और अन्य लोग वो उसको अपने में वो मिला लिया। और वह 1 लाख रुपए राजस्व वसूल कर रहे। अब क्या क्या, कंपनी ही राजस्व वसूल करने लगा। वे असंख्य औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है नवाब। 1733 में बंगाल का नवाब का ये कहना है। ठीक है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। जब प्लासी का युद्ध हार गया बंगाल का नवाब, तब तो ये क्लियर हो गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उससे ज्यादा शक्तिशाली है। तो वो तो अब नवाब को जो कहेगा वो नवाब करेगा ही। तो नवाब को यह कह दिया गया कि कंपनी का जो अफसर है उसको आप गिफ्ट के रूप में जमीन और पैसा दीजिए। ठीक है, प्लासी का युद्ध हार गया। फिर तो जिसको नवाब बना रहा था, चाहे मीर जाफर हो चाहे मीर कासिम हो, अंग्रेज ही बना रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही बना रहा था। तो वो कह रहा था कि हमारा जो ऑफिसर है उसको आप जमीन और पैसा दीजिए, नहीं तो आपको हटा के किसी और को बना देंगे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। अब रॉबर्ट क्लाइव के पास तो बहुत सारा पैसा जमा हो गया भारत में। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, मद्रास किसको कहते थे? पहले जो मद्रास था ये है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास। पहले मद्रास था, अब उसका नाम है चेन्नई। जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। रॉबर्ट क्लाइव जब आया था मद्रास तो उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत सोच लो। वो आया था 1743 में जब 18 साल का था, और जब 1767 में 1743 से 67 2 बार वो गवर्नर बन गया, और उसके बाद जब वो वहां से गया तो उसके पास इतनी दौलत थी, इतनी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था। उसको कहा गया था कि कंपनी, दूसरे बार जब वो गवर्नर बना, कि अंदर में जितना भ्रष्टाचार फैला है भाई तुम उसको खत्म करो। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी।
उसको भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहा गया, लेकिन वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त था, क्योंकि उसको वो तो खुद ही पैसा लेने, नजराना लेने और गिफ्ट लेने में लगा हुआ था। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। अब ब्रिटेन का जो सरकार इंग्लैंड का, तो वो कह रहा था भाई तुम्हारे पास इतना संपत्ति कहाँ से आ गया। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसने 1774 में आत्महत्या कर ली। बताओ इतना पैसा कमाने का क्या फायदा हुआ जब उसको आत्महत्या ही करना पड़ गया। तो इसीलिए पैसा उतना ही कमाओ जितने से जरूरत पूरा हो जाए। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। रॉबर्ट क्लाइव वो तो गवर्नर बन गया था ना, सब उतना नहीं इकट्ठा कर पाया। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं है। अब सबको भ्रष्ट और बेईमान मानना सही नहीं है। सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव ही था जो उतना ज्यादा पैसा कमाया था, सब गवर्नर भ्रष्ट नहीं था। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर भी थे जो साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यह थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करे। रॉबर्ट क्लाइव तो बहुत ज्यादा पैसा कमाया, गलत काम किया, लेकिन बहुत सारे ऑफिसर थे कंपनी के जो इंग्लैंड से सिर्फ इसलिए आए थे कि थोड़ा बहुत पैसा कमा ले, मतलब इतना कमा ले कि ब्रिटेन जाके आराम से अपना जिंदगी जी सके। जैसे अभी यहाँ के बहुत से लोग जाते हैं अमेरिका या कहीं दुबई जाते हैं कि चलो इतना पैसा कमा कर आ जाते हैं कि बाकी जिंदगी आराम से जिएंगे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। अब जो लोग पैसा कमा के लेके चला गया, वो तो फिर वहाँ इंग्लैंड में आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। इंग्लैंड के लोग उसको नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। भारत में जो नवाब वर्ड था उसी को वहाँ नवाब बोला जाता, नवाब इंग्लैंड में। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था, मतलब उसको देखा जाता था कि रातों रात अमीर बन गया, देखो आया इंडिया से और अमीर बन गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपनी का फैलता शासन, कैसे कंपनी ने बंगाल से अपने शासन को बाकी जगहों पर फैलाया। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेते क्या दिया है। क्लाइव खुद को कैसे देखता था, ये सब स्रोत है कि कहाँ से हमें ये सब जानकारी मिली। एक ये स्रोत है क्लाइव ने कैसे अपने बारे में बताया, एक ये स्रोत है कि वहाँ का जो नवाब था वो क्या कह रहा है। इसी सब से हम लोग हिस्ट्री जानते हैं। हम लोग हिस्ट्री कैसे जानते हैं, उस समय के लोगों ने जो लिख कर रखा, जो कहा है कहीं पर कहीं लिखा हुआ, उसी से हम लोग हिस्ट्री जानते हैं। वही हमारा हिस्ट्री का स्रोत है ना। संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। जब वहां संसद, इंग्लैंड के संसद में जब उसको बुला करके पूछा गया कि भाई तुम इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा लिए, बिजनेस करने गए थे तो आखिर इतना ज्यादा पैसा कैसे तुम्हारे पास हो गया, तो क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। कहा कि वो वहां के संसद में, इंग्लैंड के संसद में कह रहा है कि आप उस कल्पना करिए कि जब प्लासी का युद्ध हम जीत गए थे, एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। प्लासी का युद्ध जीत गया, उसके बाद मीर जाफर को बनाया जो गद्दारी किया था सिराजुद्दौला के साथ। तो एक ताकतवर नवाब उसके इशारे पर चलता था, जो वो कहता था वही नवाब करता था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, इतना संपन्न था लेकिन वो चल तो रहा था उसी के इशारे पर, रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरेबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। मतलब वो कह रहा था कि जो स्थिति था, हम मतलब प्लासी का युद्ध जीतने के बाद जो स्थिति मेरे सामने था, अगर हम चाहते तो, क्योंकि अब तो जो वहाँ का नवाब था वो मेरे इशारे पर ही चला था, तो हम चाहते तो इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन हम संयम में रहे कि हम बहुत ज्यादा नहीं कमाए, बहुत कम ही कमाए। ये रॉबर्ट क्लाइव कह रहा है इंग्लैंड के संसद में। ठीक है, एक्टिविटी। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं और कुछ महीने के लिए भारत आए। अब इंग्लैंड में रहने वाली
अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में बताएं और उसकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। यह बच्चे को एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है कि आप कल्पना करिए कि पहले आप इंग्लैंड में थे, फिर यहाँ आए, फिर भारत में आकर के पैसा कमाए, ऐशो आराम जिंदगी के बारे में बताइए कैसे आप आराम का जिंदगी जी रहे। तो अभी अभी इसी तरह हो रहा है, यहाँ के लोग विदेशों में जाते हैं पैसे कमाते हैं, वही हो रहा था पहले लोग यहाँ भारत में आते थे पैसे कमाने के लिए। तो अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कंपनी का शासन कैसे फैला। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।